और ये जो जर्नी है वो बहुत कम समय में बहुत कुछ सर ने अचीव किया है जो हम जैसे यंगस्टर्स को इंस्पायर करता है। और बीइंग अ फार्मर सन टू बीइंग अ प्रोफेसर, बहुत सारी हार्डशिप्स, बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जो सर ने पार किए होंगे। कभी कभी एक ऐसा वक्त आता होगा जब लगता होगा कि ये ऑब्स्टेकल्स और हार्डशिप्स बर्लिन वॉल की तरह है, जो एक वक्त लगता था कभी नहीं टूटेगा, लेकिन अंततः वो टूट गया। इन द सेम सेंस, द वे सर इज reached to his journey and his passion and dreams is an example that how we can break those Berlin walls. और एक सवाल के साथ मैं अब सर को ये स्टेज दूंगा संबोधन के लिए, एड्रेस के लिए। और मेरा सवाल ये है सर कि अमूमन जब हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कृषि परिवार से जब निकल कर आता है तो हम सर, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर, मेरा सवाल ये है कि कभी भी कोई जब कृषि क्षेत्र से निकल कर आता है, कृषि परिवार से निकल कर आता है, तो अमूमन हम उसके गोल्डन फेज को देखते हैं, जो वो हार्डशिप और जो एक स्ट्रगल रहता है वो हम कहीं ना कहीं नहीं देख पाते हैं। और सर, एक सवाल जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी है कि आज के दौर में जो फार्मर्स हैं और जो उनके परिवार में जो बच्चे होते हैं, उनको उनकी स्थिति रिसोर्सेज के संदर्भ में, पीएसयू के बच्चों के संदर्भ में या फिर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे होते हैं, उनके लिए रिसोर्सेज का इकट्ठा करना, उनके लिए रिसोर्सेज के लिए जद्दोजहद इतनी मुश्किल नहीं होती है एज कम्पेयर टू द सन ऑफ फार्मर। और उस वक्त भी फार्मिंग की कंडीशन इन टर्म्स ऑफ इनकम उतनी अच्छी नहीं थी। तो आपके लिए रिसोर्सेज का जद्दोजहद कितना था, और आज इस जद्दोजहद को आप एक फार्मर के फैमिली के संदर्भ में कैसे देखते हैं? एंड इन दैट सेंस आई लीव द स्टेज टू यू टू एड्रेस अस, टू इंस्पायर अस विथ योर stories, with your passion about how you achieved all these. And after the addressal of sir, I'll request each and every participant who is in this meeting to unmute themselves and to turn on their cameras and ask questions one by one. So sir, the stage is yours. Thank you very much. Thank you so much, Raja. Special thanks to Mr. Perla Akhil Kumar, founder of Interestopedia. एंड जय हिंद टू ऑल। जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। जैसे कि राजा रंजन ने पूछा मुझे, मैं इस सवाल के थ्रू ही जो है आगे प्रोसीड करता हूं अपने जर्नी को। बिल्कुल शॉर्ट वे में हम इसको आई विल ट्राई टू फिनिश ऑल दिस वेरी वेरी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और आई होप कि आपने तो वैसे बहुत हमारे सराउंडिंग में तो लोकल हीरोज बहुत रहते हैं, हमको पता नहीं रहता कई लोगों के बारे में। हम जनरली जो बड़े अनुभूति है हम उसके पीछे जो है इंस्पायर्ड रहते हैं। जैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसे किसी अगर बड़ी शख्सियत को लेके मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैं हमेशा जो है अपने जो डेली रूटीन में जो हमारे आसपास में जो मोटिवेटर की तरह होते हैं, उनको पता नहीं कि वो मोटिवेटर है, लेकिन उनको जो है मैं ऐसे मोटिवेटर मान लेता हूँ और उनको मैं फॉलो करता हूँ। जैसे एक अखबार देने वाला है, कोई बच्चा आता है ना, जो डोर टू डोर आपका जो न्यूज़पेपर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, हॉकर जिसको हम बोलते हैं, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैं योगा करते रहता हूँ सुबह, बिल्कुल 6:30 6:35 के करीब वो आपको न्यूज़पेपर दे देगा। देखिए आप उसकी कंसिस्टेंसी देखिए। आप चाहे बरसात के मौसम की बात करें, किसी भी मौसम की बात करें, कंसिस्टेंसी उस बच्चे का ये रहेगा कि वो आपको विद इन दैट पीरियड आपको न्यूज़पेपर देगा। सिमिलरली हम मिल्कमैन से भी कुछ सीख सकते हैं। तो मैं ये सब ऐसे जो लोकल हीरोज हैं, तो ये सबको अपना जो है गुरु मानता हूँ। और जहाँ तक जैसे रंजन ने मुझे एक सवाल पूछा कि सर ऐसे भी फॉरवर्ड सन जो आपके समय जो परेशानियाँ थी वो अभी आप उसको किस वे में देखते हैं, तो फ्रेंकली स्पीकिंग जो मैं जब गांव में था, मैं बिल्कुल एक ग्रामीण परिवेश से हूँ। रंजन मिक्स्ड चलेगा कि पूरा इंग्लिश में कि हिंदी में, किस तरह का? सर, इन एनी लैंग्वेज सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जब मैं गांव में था, बिल्कुल जब हम 12th के बाद जो है थोड़ा सा अवेयरनेस आता है हमारे अंदर। और गांव के बच्चों को तो ऐसा है कि सब्जेक्ट लिस्ट को लेके, कैरियर को लेके कोई ऐसा कोई उनका बाउंडेशन नहीं होता है, ना ही कोई चॉइस होता है। उनको जिसने जो बोल दिया वो वही उनके हो गए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। मैं जब 10th मैंने पास किया तो मैंने सोचा कि मैं एग्रीकल्चर लूँ, और मैंने एग्रीकल्चर ले लिया था फ्रेंकली स्पीकिंग। वाइट इज तो क्योंकि हमारे घर में जो है बाबूजी माँ के साथ बड़ी दीदी थी और मेरे से बड़े भैया थे।
तो उन्होंने एग्रीकल्चर लिया था और हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम उस टाइम हम बियर कर पाते कि बुक अलग से हम खरीद पाए। तो मेरे लिए ये बेस्ट एक ऑप्शन था कि क्यों ना मैं वो बुक पढूं और एडमिशन ले लूं एग्रीकल्चर में। ले भी लिया। 6 दिन के बाद एक किसी चाचा जी ने बोला कि यार एक बार साइंस के लिए ट्राई कर ले, तुम्हारा थोड़ा अलग है इस तरह का साइंटिफिक अप्रोच तुम्हारा ठीक रहता है। मैंने बोला चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, सभी दोस्तों को लेके मैंने भी वहाँ से फिर साइंस में स्विच किया और वो जो है एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरे करियर का। हालांकि टर्निंग पॉइंट्स बहुत मिलते हैं, जब आपको एक मुकाम तक पहुंचने के लिए कोई एक टर्निंग पॉइंट काफी नहीं होता। आपको एक सर्टेन पीरियड तो नहीं बोलूंगा, एक सर्टेन इंटरवल भी नहीं बोलूंगा, कुछ एक ऐसे मुकाम आते हैं जो आपको आपको एक डायरेक्शन देते हैं लाइफ में। तो उस टाइम हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। हम जो पास होते थे 10वीं 12वीं तो हमको पेपर से पता चलता था कि मैं फर्स्ट क्लास हूँ कि मैं सेकंड क्लास हूँ, और उस पेपर के बेस पे ही हम अपने आप को पास या फेल मानते थे। और हमको अपना रिजल्ट जो है अगर पूरा देखना है तो उसके लिए कम से कम हमको वेट करना पड़ता था 1 हफ्ते का, क्योंकि जब कोई शहर जाए तो हमारा उस रोल नंबर के बेस पे वो प्रिंट आउट लेके आए तो हम अपने मार्क्स जो है देखें। अभी तो बच्चे खुद कर लेते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा ह्यूज डिफरेंस है अभी के डेट में। और आजकल बच्चों के पास मैं बोलता हूँ कि रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल नहीं है। आप चाहे किसी भी तरह के मतलब परिवेश से आप बिलोंग करते हो, चाहे ग्रामीण परिवेश से हो या बहुत अच्छे घर से हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, पुअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, डजंट मैटर, बट यू हैव फुल ऑफ रिसोर्सेज। द थिंग इज योर अवेयरनेस। अगर आप अवेयर है तो आपको पूरी चीजें जो है मिलेंगी। थैंक यू रंजन। थैंक यू सर। एक और सवाल है सर, आपके संबोधन से एज आपका एक पीएचडी फील्ड भी है, और सर जब मैं पीएचडी के संदर्भ में देखता हूँ तो आपने साइंस के स्टेम के क्षेत्र से आपने पीएचडी कंप्लीट करा है अपना, लेकिन इंडिया में स्टेम के क्षेत्र से पीएचडी में इतनी गिरावट क्यों आ रही है सर? मतलब क्या बच्चों का उस तरफ इंटरेस्ट नहीं है, या फिर एक मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है फ्रॉम अथॉरिटीज? सच कहूँ ना तो मैंने जो समझा अभी तक, आ, जो आजकल 2020 क्रिकेट का चलन है ना, कुछ लाइफ के साथ भी वैसा ही कुछ है। ठीक है, ज्यादा सीरियसली मत लेना मेरी बातों को बच्चे लोग। जैसे इन्होंने बताया भी होगा आपको, मैं बिल्कुल स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ, तो मैं बिल्कुल फनी वे में ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो लाइफ भी इस लाइफ जस्ट लाइक अ 2020, हमको जो है सीमित ओवरों में ही जो है अचीव करना है 200 प्लस 250 प्लस। और जब सीमित ओवर की बात आती है ना, तो टेस्ट क्रिकेट का कोई रोल नहीं रहता था। हम 5 दिन उसको क्रिकेट को देखना पसंद नहीं करेंगे। तो 2020 जैसा हमारा हाल है। हम चाहते हैं कि हम एनी हाउ अपने डिग्री कंप्लीट करें और कोई बड़े जो है हम स्विच कर पाए किसी बड़े जॉब के लिए, लाइक यूपीएससी, या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी जा सकते हैं। वो भी हम शॉर्ट पीरियड के लिए चाहते हैं, हर चीज हम फटाफट चाहते हैं। और ये फटाफट के चक्कर में जो पीएचडी है ना, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो बड़ी डिग्री है और साथ ही साथ एक उसके लिए टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए। पीएचडी मीन्स फुल ऑफ कंसिस्टेंसी। वो एक ऐसा डिग्री है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ। सिर्फ डिग्री नहीं है वो। कई लोग ये मत सोचे कि सिर्फ डॉक्टर लिखने के लिए या फिर आपको प्रमोशन के लिए या फिर कुछ और के लिए आप डिग्री ले रहे हैं। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हैं, लाइक एनआईटीज, आईआईटीज, आइजर, राइजर, या फिर आप फॉरेन कंट्रीज में, तो पीएचडी इज नॉट अ पीएचडी, आपको एक इंसान बना के छोड़ेगी। थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं सभी पार्टिसिपेंट्स एंड जितने भी मेंबर्स हैं ज्वाइन हैं इस मीटिंग में, आई रिक्वेस्ट देम टू आस्क क्वेश्चंस वन बाय वन, सो प्लीज गो अहेड। इज एनीवन? यस सर। रंजन, मैं कुछ बोल दूं क्या पहले अपने बारे में? 10 से 15 मिनट, मतलब अपने एक जर्नी के बारे में, जस्ट एक शॉर्ट वे में, एक रिकेप जैसा। यस सर, एटलीस्ट दे यस शुड सर। नो हु एम आई एटलीस्ट। ओके सर, प्लीज सर। जैसे अखिल ने मुझे बोला भी था कि सर आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिएगा कि यहाँ तक आप कैसे पहुंचे, क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक अभी मैं परिष्कृत और परिमार्जित वेल शेप में अभी आपको दिख रहा हूँ। हमारा जो मेरा जो शुरुआत है ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब फार्मर बोले से हमारे दिमाग में बहुत कुछ आता है। एक खूब बड़ा लैंड है ना, और उसमें भी एक फार्म हाउस लग्जरियस, उसमें बहुत लाइफ स्टाइल होना चाहिए, होगा ऐसा ऐसा हमारे लाइफ में ऐसा दिमाग में इमेजिनेशन आता है। लेकिन ऐसे फार्मर सन अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था।
क्योंकि हमारे पास 1 हेक्टेयर ही खेत है, 1 हेक्टेयर 2 and 5 एकड़ जमीन जो है। हम लोग 5 प्राणी जिसको बोल सकते हैं। घर में मैं, बाबूजी, माँ, मैं, भैया और बड़ी दीदी। बाबूजी जो है 9वीं पास है और माँ बिल्कुल इलिटरेट। तो वहां से जो जर्नी स्टार्ट होती है, कोई बैकग्राउंड नहीं, ना कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड, ना कोई नौकरी पेशा वाला, बिल्कुल एक टिपिकल। हमारा जो पहला उद्देश्य था, जब से मैंने होश संभाला, तो हमारा जो पहला उद्देश्य होता था, तो वो था कि हम दिन भर में हम अपने आप को, अपने पेट को भरने के लिए ऐसा क्या करें कि हमको शाम को भूखे ना सोना पड़े। ये इस तरह का हमारा सिचुएशन था। तो घर में जो खेत में था उसमें काम करो, और अगर उसमें टाइम बच गया तो फिर कहीं किसी यहाँ बाहर जाके काम करो। तो इस तरह से बचपने से मैंने देखा बहुत ही कुछ क्राइसिस क्राइसिस। हफ्ते में एक दिन मुझे 25 पैसा मिलता था, वो मेरा पॉकेट मनी था। जस्ट इमेजिन अभी के डेट में और आजकल उस टाइम के दौर में, 2003 की बात कर रहा हूँ मैं, 25 पैसा क्या होता है। तो वो मेरा पॉकेट मनी था, जो कि मुझे हर हफ्ते मिला करता था। 3-4 साल तक रहा, फिर वो 1 रुपये में कन्वर्ट हुआ। और जब मैं जॉब में गया बालको में, तो वहां से मेरा जो लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ। तो शुरुआत में इस तरह से, जैसे आप अपने सराउंडिंग में आ, जिस तरह के भी लेबर को देखते हो अपने सराउंडिंग में, कोई ट्रैक्टर में काम करने वाला है, कोई सड़क में काम करने वाला है, कोई नाली साफ कर रहा है ना। तो कोई पेड़ काटने वाले, किसी जिस तरह के भी आपके नजर में जो भी वर्कर है, लेबर है, वो सब भूमिका मैंने निभाई है अपने समय। क्योंकि मुझे लगता था कि जब तक हम काम नहीं करेंगे, नो वन इज गोइंग टू पुश यू और हेल्प यू। आप ही अपने जो है अपने आप को जो है आप ही बढ़ाओगे, आपको कोई मतलब हेल्प नहीं करेगा। बस मैंने वही सीखा, और ये चीज मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई। अच्छा, मेरा सराउंडिंग इतना अच्छा था कि वे सब वेल रिच्ड फैमिली थे मेरे फ्रेंड्स लोग। तो कुछ लोग मुझे डोमिनेट करते थे, तुम तो बस यहीं के लायक हो, कुछ नहीं करोगे। और कुछ बहुत अच्छे से मुझे पॉजिटिवली ट्रीट भी करते थे। उसमें से कुछ भैया लोग हैं। तो इस तरह से बस जर्नी स्टार्ट हुआ। यानी हाँ, मैंने बताया ही था आपको, 10वीं से मैंने एग्रीकल्चर में से बायो में कैसे स्विच किया। अब सबसे बड़ा सवाल था मेरे लाइफ का, 12वीं जो है मैंने गांव तक तो कर लिया, लेकिन वहां से अब मुझे कॉलेज करना था। और हमारे गांव में कॉलेज तो था, लेकिन वो सिर्फ बीए सब्जेक्ट के लिए। अब मुझे करना था साइंस में। सो देयर वाज टू ऑप्शंस, आइदर आप उस आपके साथ जो करेंट सिनारियो है उस टाइम, आप या तो आर्ट्स ले लो या साइंस ना लेके पढ़ाई ही मत करो। दो ही ऑप्शन थे मेरे पास। और बाबूजी ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया, बेटा मैं तो तुमको ना शहर भेजने के लिए ना मेरे पास पैसे हैं ना तुमको वहां रख सकता हूँ। और बस तो मैंने भी ठान ली। और हर गर्मियों में काम करता था, क्योंकि मुझे हर साल जो फी के लिए पैसे इकट्ठे करने होते थे। तो मैं हर गर्मी में, जैसे लोगों का इंजॉयमेंट में गुजरता है, कोई नानी के यहाँ गया, कोई दादा के यहाँ, कोई कुछ कोई कुछ, तो मेरा जो है टारगेट रहता था इस 3 महीने में मैं कितना कुछ कमा सकूं जो अगले साल के फी के लिए मुझे वो हेल्पफुल रहे, और मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। इवन बाबूजी को भी मैं परेशान ना करूं कि मेरे पास जो है उससे मैं काम चला सकूं। तो इस तरह से था। तो बीएससी करने के लिए फिर मैंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। और मैं बोलता हूँ दैट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। और बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट को 1 घंटे, 1 दिन या 1 महीने का नहीं था, 3 साल का था। 3 साल कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिटरमिनाइन, ये सब मैंने वही सब सीखा। हमारे गांव से जो कॉलेज था मेरा, जहाँ मैं पढ़ना चाहता था, वो था लगभग 30 किलोमीटर। अभी तो बहुत अच्छे रोड बन गए हैं, तब तो बिल्कुल कच्चा रोड हुआ करता था, और मेरे पास सिर्फ एक साइकिल था। तो साइकिल से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की कॉलेज के लिए, क्योंकि डिसीजन मेरा था। तो सब कुछ मुझे ही फेस करना था। तो वो दौर जो था ना, कि 30 किलोमीटर वापस जाना, मतलब कॉलेज जाना और वापस आना, वो दौर ने जो मुझे सिखाया, वो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। और आज मैं जहाँ टीचर हूँ, जहाँ प्रोफेसर हूँ, मैं वहीं पढ़ाता था, वहीं मैं स्टूडेंट भी था। और मेरी जिद थी कि मैं जहाँ से पढ़ा हूँ वहाँ टीचर ही बनूँ। इसके बाद लाइफ जहाँ भी ले जाए, उसका तो पता नहीं है अभी कहाँ जाऊँगा, लेकिन ये मेरा पहला सपना था। और वो 3 साल जो मैंने सीखा, माँ मुझे 1 रुपये देती थी, क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं होते थे, इसलिए 1 रुपये देती थी, बेटा अगर साइकिल कभी कुछ हो गया तुम्हारा, अगर वो पंक्चर हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उसके लिए इसको जेब में रखना। और रोटी डालती थी, रोटी के साथ कभी गुड़ मिल गया तो किस्मत, और कभी सब्जी मिल गया तो वो, मुझे लगता था आई वॉज रिचेस्ट पर्सन दैट टाइम, ऐसा मुझे मतलब फीलिंग आती थी। अदरवाइज सिर्फ रोटी होती थी
और रोटी को हम पानी में डुबा के खाते थे। 2-3 फ्रेंड मिलते थे हम लोगों के बीच में रोटी, जो सब हम लोग फ्रेंड्स थे और सभी के साथ वही स्थिति था। तो इस तरह से मैंने बीएससी कंप्लीट किया और बीएससी कंप्लीट करने के बाद बालको का जो है, जब मैंने इंटरव्यू दिया रिटन एग्जाम क्लियर करके, ये जो है 6 जुलाई 2006 की बात है, अगर मैं सही हूँ तो बिल्कुल। उस दिन मैंने रिटन एग्जाम दिया, मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आया सेम डेट में, और एग्जाम मैंने इंटरव्यू में क्वालिफाई भी कर लिया। 23 अगस्त 2006 जो है वो मेरे लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उस दिन मुझे जॉब मिला बालको में। बालको जो कि स्टरलाइट का एक यूनिट है, वहाँ पे ऐसे एम्प्लॉय मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, और वो 7 साल मैंने वहाँ पे दिए अपने ऐसे एम्प्लॉय। 7 साल वहाँ पे दिया, और 7 साल में मैंने एक चीज सीखा कि ये जो है मेरा मेरा ड्रीम नहीं है, पैसा कमाना बस मेरा ड्रीम नहीं है, इसके अलावा मुझे और करना है। और ये मैं नहीं, मेरे साथ वहाँ पे एक दो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। एक सुनील साहू सर का मैं स्पेशल रूप से जिक्र करना चाहूँगा। उनके लिए मैंने कविता भी लिखी थी और लिखा भी है। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। उनके साथ घूमना, मतलब वहाँ जॉब में जाना, वो मुझे बिल्कुल छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे। उन्होंने मुझे बोला कि तुम पढ़ो, यहाँ मत रहो, तुम्हारे लायक नहीं है इस जगह। तो इस तरह से मैंने सोचना स्टार्ट किया। 2 साल के बाद, बीएससी होने के बाद 2 साल के बाद मैंने एमएससी के लिए सोचा, और 19 जून 2008 फिर मैंने जब वो सब क्लियर कर लिया, तो अब मुझे पहले से जॉब मुझे पसंद नहीं था। बस ये है कि मेरा वो एक मेरे लिए एक सपोर्ट था, बैक सपोर्ट था, और मैं जिस बैकग्राउंड था उसके हिसाब से तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए प्लेटफॉर्म था। तो क्यों ना मैं कुछ और सोचूं। तो इसके लिए फिर मैंने सिर्फ पढ़ाई के लिए उस जॉब को स्विच कर दिया। नेट क्वालिफिकेशन के बेस पे मैंने ट्राई किया। तो उस टाइम मेरा नेट के मेट के साथ एलएस के साथ साथ जेआरएफ भी हुआ, जिसके बेस पे मेरे आईसी बैंगलोर, आईटी दिल्ली, आईसी भुवनेश्वर, एक दो जगह और है, बड़े इंस्टीट्यूट मुझे याद नहीं आ रहा करेंटली, सब जगह से मुझे ऑफर लेटर आए। बट उस टाइम आप उसको हार्ड लाइफ बोलो या क्या बोलो, मम्मी को जो है थोड़ा कैंसर का सिम्टम्स, शुरुआती सिम्टम्स पता चला। तो मैंने सब कुछ स्विच करके एनआईटी रायपुर में एडमिशन लेना मतलब सही समझा। एनआईटी रायपुर में मैंने एडमिशन लिया। फिर वहीं से मैंने पीएचडी की। पीएचडी करते करते 1 साल के अंदर मुझे सरगुजा विश्वविद्यालय में भी ऑफर आया। फिर वहाँ भी मैंने ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। 1.5 ईयर वहाँ पे मैंने जॉब किया, जहाँ पे आपके इंटरेस्टोपीडिया के जो फाउंडर हैं अखिल कुमार, केरला अखिल कुमार, उन लोगों से, और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, नवीन है जैसे, बहुत अच्छे अच्छे मुझे दोस्त मिले, मतलब स्टूडेंट मिले, स्टूडेंट कम फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बच्चों के बीच ऐसे फ्रेंड रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो भी फ्री रहे मेरे साथ और मैं भी उनके साथ फ्री रहूँ। वहाँ पे हम लोग खूब अच्छे से रहते थे। बच्चों के साथ खेलना, उनको सुबह से मोटिवेट करना। सुबह 5 बजे, हम 5:30 4 बजे 5 बजे हम लोग कॉलेज ग्राउंड में पहुंच जाते थे वॉलीबॉल खेलने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए वहाँ पे कोर्ट था। तो इस तरह से मैं बच्चों के साथ हो लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वहाँ पे मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। फिर जैसे सीजीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर में, मैं इधर स्विच कर लिया। और सेम टाइम मेरा जो है साइंटिफिक ऑफिसर में भी हुआ था सीजीपीएससी के थ्रू। पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हुआ था। तो मुझे जो है हायर एजुकेशन में आना मुझे बहुत पसंद था, और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, उनके ओपिनियंस के साथ डील करना, उनको उनसे सीखना, मेन उनसे सीखना, नहीं जो न्यू माइंड्स हैं। तो इस तरह से मैंने जो है बिल्कुल अपना एक कारवां चालू किया। और शॉर्ट वे में अगर मैं बोलूँ तो बस ये आपके सामने जो हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और दूसरा मेरा पैशन है बुक्स लिखना। इंटरनेशनल लेवल पे मैं चाहता हूँ कि मेरे 2-3 बुक्स अच्छे लेवल पे रहें। जैसे आज हम पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट में तो देखते हैं कि हाँ काश हम ऐसा बुक लिख पाते हैं। सिमिलरली रिसर्च पेपर्स वगैरह, बच्चों को मोटिवेट करना, उनको कुछ उनके लिए कुछ करना, अपने जितना हो सकता है बेस्ट देने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। ज़्यादा पकाना भी ठीक नहीं है आप लोगों को, हो सकता है आप बोर हो जाए। ठीक है रंजन, थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक चीज जो आपने पूरी एक जर्नी कही, उससे मैं एक चीज आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि सर आपका जो दौर था जब आप जॉब में थे, उसके बाद आपने पढ़ाई भी करी, तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा आपका फैक्टर होगा। और उसके लिए आज जो आप मुकाम में है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट होगा। आज के दौर में जहां पर इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें हैं, यंग यूथ्स टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से फॉर्मुलेट करें और उसको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व करें सर?
ये आपने राजा रंजन इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा ना, जो मुझे बताना भी चाहिए था, मैं उसको स्किप कर गया। थैंक यू सो मच। उस एक्चुअली मेरे ग्रुप में हमारे, मुझे जो जो लोग पर्सनली जानते हैं, टाइम मैनेजमेंट के नाम से मैं फेमस हूँ। मुझे उन लोग इसके लिए स्पेशली सल्यूट करते हैं। जब हम जॉब करते थे, जो जॉब करना 8 घंटे का है, वो आपको मेंटली और फिजिकली इतना थका देता है कि आप सोच नहीं सकते। बालकों की जॉब एक अलग ही एक्सपीरियंस है, ऐसे एम्प्लॉय अगर आप हो तो वहाँ पे। तो आप भरोसा नहीं करेंगे, कमला नेहरू कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया ऐसे स्टूडेंट। हमारे साथ टोटल 15 लोगों ने ज्वाइन किया, जॉब करने वाले जो हमारे फ्रेंड्स थे। और उन 15 में से 13 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में कॉलेज को स्विच कर दिया, वो छोड़ ही दिए कॉलेज को। तो मेरे मेरा जो फंडा था वो ऐसा था कि चूंकि मुझे करना था, आई हैव टू डू, ऑप्शनल नहीं था वो, कंपल्सन था। कंपल्सन बोले या कंपल्सरी बोले, इस तरह का था। तो मैंने क्या सोचा कि चूंकि मैं एकदम ब्रिलियंट नहीं हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट जैसे बच्चे लोग अक्सर सोचते हैं कि अभी आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, टॉपर रहेंगे अपने समान। बिल्कुल नहीं। 1063, 1064, 1063, 1264, BSc 60, MSc 65, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। तो इस तरह से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी देखी। तो मैं अल्टीमेटली उसको ऐसे किया। हमारे टाइम व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक था, सोशल मीडिया नहीं था, ऐसा नहीं था। तो मैंने देखा सब कुछ करने के बाद मेरे पास कितना टाइम बच रहा है। जॉब जाने के 1 घंटे पहले आपको तैयार होना पड़ता है, और जॉब आने के 1 घंटे बाद आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। 10 घंटे आपके जॉब में चले गए, आउट ऑफ 24 10 घंटे जॉब में चले गए। एनी हाउ आप 6 घंटे सोएंगे ही सोएंगे। ठीक है। तो इस तरह से मैं देखा, दिन में मेरे पास, एक दिन में मेरे पास 3 से 4 घंटे, 3 से 3.5 घंटे जो है बचते थे। अब उस 3 से 3.5 घंटे में मेरे पास चॉइसेस रहते थे। आइदर आई वाज गो फॉर मूवीज, या तो दोस्ती निभाओ, या घूमो, या फिर आप अपना पसंद का कुछ करो, अपना पसंद का कुछ करो। तो मैं सिर्फ पहले प्रायोरिटी देता था अपने पढ़ाई को, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो है मुझे एक नई मुकाम पे जो है ले जाएगी। और रही बात दोस्ती और सामाजिकता, सोशलिटी, ये सब एक समय के बाद आप निभा सकते हो। तो मैं बिल्कुल 1.5 साल तक ये सब चीज़ों से दूर था, सब चीज़ों से बिल्कुल दूर था, कोई मतलब नहीं था मुझे। आज मैं सबको अच्छे से निभाने की कोशिश करता हूँ और निभाता भी हूँ, क्योंकि वो 1.5 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दिए। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस सो प्लीज रेज देयर हैंड एंड आस्क क्वेश्चंस टू सर। इन बिटवीन सर एक सवाल मुझे आया है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर आपने बताया कि आपने नेट 2 प्रयासों में क्लियर किया था सर। अमूमन होता है कि जब एक पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलता है तो लोग होप छोड़ देते हैं, वो प्रयास करना छोड़ देते हैं। आपका जब पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला तब आपने अपने आप को कैसे बाउंस बैक किया, वो मोटिवेशन कहाँ से लाया और किस कदर और किस दृढ़ता के साथ आपने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करी सर? बहुत ही अच्छा सवाल राजा, थैंक यू। एक्चुअल में हुआ क्या, जब नेट का इंस्पिरेशन ऐसा था कि मेरे दोस्त लोगों को दिल्ली भेजने के लिए मैंने उनके पेरेंट्स को जो है कन्विंस किया था कि आप इनको भेजिए। मैं तो जा नहीं सकता था क्योंकि जॉब था मेरे पास, उसमें से 2 लड़कियां भी थी। तो वो मुझे क्वेश्चन पूछते थे शाम को कि आप जो है किस तरह का हम इसको सॉल्व करें, कैसा करें, क्या करें। तो उनको मैं जवाब देता रहता था वही फ़ोन के थ्रू। एक फ्रेंड है मेरा, शिव साहू, उसने बोला कि सर आप हम लोगों को इतना अच्छे से बताते हैं, क्यों ना आप एक बार ट्राई कर लो। आपके पास ठीक है जॉब है, बट इफ बेटर इज, अगर आपके पास इससे भी बेहतर हो सकता है तो इससे बेहतर करने की कोशिश करें। तो बस वो जो एक जो सेंटेंस था मेरे माइंड को क्लिक कर दिया। तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं नेट की तैयारी करूं। और पहले अटेम्प्ट में जो है मैं 1 नंबर से चुका, सबसे पहले अटेम्प्ट में नेट से, दिसंबर 2011 की बात है। फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरा एक क्वेश्चन रह गया, 4 नंबर से फिर चुका। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया, और वो भी ऑल इंडिया रैंक 30 मेरा आया था उस टाइम। उसके बाद तो फिर बस वो एक कारवा चलता रहा। जब मेरा 1 नंबर से चुका था तो मैं बिल्कुल टूट गया सब तरफ से। ऐसा लगा कि पूरा ब्लैंक दिखाई देने लगा कि कुछ है ही नहीं लाइफ में। इतना कुछ मेहनत करने के बाद मैंने इतना कुछ जो है दिया अपना। लेकिन
होता क्या है, बच्चे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप उससे बिल्कुल निराश मत हो। तब आज मैं सोचता हूँ, अगर मैं दोरा मेरा 2011 में अगर नेट हो गया होता, दिसंबर 2011 में, तो उसके बाद जो मैंने एक साल और मेहनत किया और उस केमिस्ट्री को दिया, अपने सब्जेक्ट को दिया, और उसके जो मैंने बेसिक्स और फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे, जिसको मैं आज बच्चों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ या करता हूँ, तो वो एक साल का ड्यूरेशन जो है उसने मुझे सिखाया। और उसी भी उसने मुझे ये भी सिखाया कि आप जो है, आपका नेचर क्या है, आप कितने डिटरमाइंड हो, आप कितने फोकस्ड हो, आप अपने एम को लेके, अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको लेके आप कितने डिवोटेड हो। ये सब कुछ मुझे उस दौरान सीखने को मिला, उस एक साल में। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, अमूमन हम देखते हैं कि जैसे आपने हैंडबुक भी डिजाइन किया है, एक तरीके का वो सिलेबस ही है, अगर देखा जाए तो सर, जब भी हम देखते हैं तो बच्चों का एक सिलेबस से हमेशा दूरी रहती है, मतलब वो हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम आता है देन दे सडनली शिफ्ट टुवर्ड्स सर्चिंग सिलेबस की, सिलेबस में क्या है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग क्वेश्चन कि पूरा सेमेस्टर या पूरे साल में सिलेबस से दूर रहा, और जैसे ही कुछ एग्जाम आया आई एम स्टिकिंग टुवर्ड्स सिलेबस। तो ये स्कूल की लाइफ में चल जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है, लेकिन कुछ की काम भी आ जाती है। तो ये हैंडबुक के लिए, मतलब हैंडबुक से स्टूडेंट्स को किस तरीके से डील करना चाहिए? क्या उनको रेगुलर उसके साथ चलना चाहिए, या फिर वही मेंटेन करना चाहिए अप्रोच जो स्कूल और कॉलेजेस में रहता है जब भी वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं? एक्चुअल में ये जो आपका सवाल है राजा, बहुत ही जेन्युइन सवाल है। इसमें मैं एक ही बात बोलूंगा, सिर्फ एक ही बात बच्चों के लिए। आप जो माइंड सेट करते हैं ना बच्चे लोग, खास करके ऐसे स्टूडेंट अपने यूजी और पीजी लेवल तक, उनका माइंड सेट फिक्स रहता है। आप उनको कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, वो जो समझेंगे, वो जो सोचेंगे, वो वही करेंगे। लेकिन ऐसे टीचर, ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन, मैं उनको को बोलते रहता हूँ, कभी कोई फॉलो करता है, कोई नहीं करता, क्योंकि उनकी मर्जी रहती है। पीजी तक उनकी मर्जी चलती है, वो जो करना चाहे। लेकिन जैसे ही पीजी से वो निकलते हैं, या उनका जो पढ़ाई जो खत्म होता है, उसके बाद उनको वो सारी चीजें याद आने लगती है। इस टीचर ने मुझे ऐसा बोला था, इस एग्जाम के लिए ऐसा पढ़ना था, उस एग्जाम के लिए ऐसा पढ़ना था, मुझे ये फॉलो करना था, मुझे वो फॉलो करना था। तो वो चीजें ना फिर बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक आने लगती है। उसको पता चल जाता है कि अब देयर इज नो फार्मूला, दो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। उसको वो चीज पता चल जाती है जो उसको पढ़ाई करते दौरान ऐसे स्टूडेंट वो बिल्कुल नहीं समझ पाता। एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सम स्टूडेंट्स आर देयर, जो ऐसा होते हैं जो दोनों को साथ लेकर मैनेज करते हैं। 99.9% के केस में ऐसा होता है। आप बच्चों को कितना भी समझा लो, वो वही करेंगे जो वो उनको अच्छा लगता है, वो जो शॉर्टकट्स उनको जो हो। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, एक सवाल हमारे YouTube के ऑडियंस की तरफ से आया है। सर, हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं कि आपको कभी लगता लगता है क्या कि यू मिस्ड आउट एनीथिंग इन लाइफ व्हाइल गोइंग फॉर योर ड्रीम्स? मिस्ड आउट, सच कहूँ तो ये जो आपने जिसने भी पूछा, थैंक यू सो मच। ये ऐसा है कि जब मेरे पास रिसोर्सेस नहीं होते थे, और मैं जब बहुत ही पुअर था, पुअर तो अभी भी हूँ, बहुत ही पुअर था, पुअर बाई मनी, बाई नॉलेज, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो मुझे लगता था कि मैं लाइफ में ये करूँगा, वो करूँगा, और हर एक चीज़ मिस हो रही है, ऐसा लगता था मुझे एट द एज ऑफ अप टू 20 से 24। और अभी अभी जो मेरा दौर है, जैसे मैं उस टाइम सोचता था कि मैं, देयर आर 4 P ऑफ माई लाइफ, मेनली 3, PhD, प्रोफेसर एंड पोइट। ठीक है, तो PhD तो हो कर लिया मैंने, प्रोफेसर भी मैंने कर ही लिया, हो ही गया, प्रोफेसर बन ही गया। और पोएट तो मैं कविताएं लिखते रहता हूँ, न्यूज़पेपर में भी आते रहते हैं। और कुछ एक ड्रीम्स हैं, कुछ एक ड्रीम्स हैं, वो इसलिए मैं पर्टिकुलर, वो मेरा एम तो नहीं है, उसको मैं इसलिए अचीव करना चाहता हूँ ताकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, और जैसे मेरे गांव वाले, आसपास के गांव वाले मुझे अच्छे से जानते हैं कि बच्चे ने कैसे स्ट्रगल किया है, उनके 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 दिमाग में एक अलग ही इमेज है मेरा।
तो मैं चाहता हूँ कि वो एक, अभी तो मैं एक ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर की तरह काम करते हूँ इनडायरेक्टली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे मुकाम पे पहुंचूं जैसे अ, जैसे मैं बोलता हूँ कि होता है ना कि जैसे बच्चे लोग बोलते हैं कि मैं किसी भी आप जिस भी आप प्रोफेशन में हो, आप उसके टॉप में जाओ, टॉप पोस्ट में आप उस पे रहो, तो ही आप जो है सक्सेस हो। जैसे आप विराट कोहली को जानते हैं, ऐसे क्रिकेटर, मेसी, लियोन मेसी को जानते हैं आप, ऐसे जो फुटबॉलर हैं ना, तो हम इन्हीं के नाम याद रखते हैं, बाकी का नाम हमको याद नहीं रहता। तो अपने प्रोफेशन में जो है आप टॉप मोस्ट में जो है जाने की कोशिश कर, और मेरा भी एम वही है। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहां पे सबसे ऊपर जो उच्च श्रेणी का जो उच्च पद है, वहां पे जाना जो है मेरा एम है। तो अभी तक ऐसा है कि मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है। हाँ, बच्चों के साथ एक अच्छे मेरे जो ट्यूनिंग्स रहे हैं, बहुत कुछ पल हैं जो मैं मिस करता हूँ अपने बीसीए वालों के बीच में, जहाँ पे मैंने टीचर था सरगुजा यूनिवर्सिटी में। थैंक यू। सर, आपने कहा कि आपके लाइफ में 3 पी हैं और मैं हम्म। आपके एक पी से यानी पोएट वाले पी से वाकिफ हुआ था 2019 में, जब हमने इंटरेस्टोपीडिया ने राजनांदगांव में ओपन माइक रखा था। तो सर, अगर आपने अभी कुछ हाल में कुछ लिखा हो कविता के रूप में तो प्लीज। कविता के रूप में तो वैसा मैं लिखता ही रहता हूँ, लेकिन आ, ये मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगा एक बढ़िया सा कविता जो मैं एक सर के ऊपर मैंने लिखा है, जिसके कारण मैं आज यहाँ हूँ। आपको डेफिनेटली उसके बारे में मैं लास्ट ओके सुनाऊंगा, दो सर। मिनट आपको टाइम दूंगा। ओके सर। सर, एक और सवाल है हमारे यूट्यूब के व्यूअर की तरफ से कि आपने बताया आप अपने कॉलेज से पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। आपने वहाँ कुछ मिस किया क्या? ये सवाल पक्का नवीन कुमार द्विवेदी का होगा। सर, नवीन सर ने एक और सवाल दिया है कि आप मिस कर रहे हैं वीईसी। आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द फुल फॉर्म ऑफ वीईसी। विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके सर। एक जो एक जो टाइम होता है ना, जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, तो आ, नवीन का ही सवाल है, डेफिनेटली समझ गया मैं। तो डियर नवीन, मैं आपको जो है, वैसे तो बहुत कुछ मैंने मिस किया, बहुत कुछ मिस किया लाइफ में, वहाँ पे खास करके वीसी में। आ, आज भी मिस करता हूँ वो जो तुम लोगों के साथ एक जो हम लोग खुशनुमा जो माहौल बना था बच्चों के साथ। और सुबह का जब एक जो ऐसे रैली हम निकलते थे जब सुबह खेलने के लिए वॉलीबॉल वगैरह, तो एक जो हुजूम था हम सभी बच्चों के साथ, तो मैं आज भी उस चीज़ को मिस्ड आउट तो नहीं बोलूंगा, मैं मिस करता हूँ उस इन्वायरमेंट को यहाँ पे, क्योंकि वो अभी मैंने यहाँ तक क्रिएट नहीं कर पाया वो चीज़। शायद मेरी गलती है। बच्चे तो हमेशा चाहते ही हैं अगर उनको कोई टीचर मिले तो वो करें। एक छोटा सा इनिशिएटिव मैंने हालिया भी था। तो इस तरह से बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू। सर, वो सवाल हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आए हैं। मयंक गुप्ता जी पूछ रहे हैं लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन योर लाइफ, और अपर्णा भट्टाचार्य जी पूछ रही हैं हाउ टू टैकल फेलियर इन लाइफ। हाउ टू टेकल, मैं पहले अपर्णा का जो जवाब देना चाहूँगा, इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। थैंक यू बेटिया। हाउ टू टेकल, एक्चुअल में मैंने लाइफ को कभी सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि जब मैंने लाइफ को सीरियसली लिया तो लाइफ ने मुझे सीरियसली नहीं लिया, और जब मैंने लाइफ को सीरियसली नहीं लिया, तो मुझे सब कुछ ऑटोमेटिक मिलते गए। आप लोगों को सुन के बड़ा ही ताज्जुब होगा और सरप्राइज भी हो जाएंगे, होंगे आप लोग। आ, जैसे मैं बोला कि नेट गेट जैसे हम लोग एग्जाम दिलाते थे, अपर्णा आपका जवाब भी दिया, तो फेल्यूर तो रहते थे लाइफ में। जैसे मैंने दो तीन तीन अटेम्प्ट दे दिए, ये नहीं हुआ मेरा, है ना। तो मैंने एक चीज समझा, टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है, हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। तो मेरा नेचर ऐसा हो गया ना कि जब भी कोई तैयारी करना होता था, तो मैं ये नहीं सोचता था कि उसमें सक्सेस हो जाऊंगा या नहीं होगा। अल्टीमेटली कई बार मैं बहुत बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट पास आके भी मैं फेल हो गया। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे हर एक चीज़ को एंजॉय करना है, और जब भी कोई बड़ा एग्जाम होता था, तो मैं या तो दो तीन दिन पहले पढ़ना बंद कर देता था, पढ़ना तो बंद कर ही देता था, साथ ही साथ घूमना, और 3 से 4 मूवी मेरा फिक्स रहता था।
उस 2 दिन के ड्यूरेशन में या तो मैं टॉकीज में जाके देखूं या घर में, कैसे भी करके मुझे मूवी कंप्लीट करना था। वो मेरा टारगेट रहता था। जैसे लोगों का एग्जाम के पहले टारगेट बनता है कि अब ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको मुझे टारगेट जो है अचीव करना है। मैं सब कुछ पहले से धीरे धीरे, मैं थोड़ा थोड़ा कछुआ की चाल वाला इंसान हूँ। एक एक बार में मेरे से नहीं होता नहीं, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ते रहता हूँ, करते रहता हूँ जो भी मुझे पसंद है। तो इस तरह से फेल्यूर आते थे। और एक कुछ एक अच्छे फ्रेंड्स थे जो हम लोग आपस में शेयर करते थे। और कोरबा जो है बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आपको अगर पीस चाहिए तो एक बार बोलूंगा जरूर आप कोरबा जाए। वहाँ पे इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है ना कि अगर आपको लगे कि आप अशांत हो, आपको कुछ है, तो आप 2-3 जगह वहाँ पे जाके, जैसे मैं अक्सर कोसगई माता के पहाड़ में जाके बैठा रहता था। दूर था लेकिन एक पीस। आप जब 1500-1600 मीटर ऊपर दूर, दुनिया से दूर आप रहो ना, तो इस तरह आपको एक अलग ही शक्ति मिलता है। माता रानी के दरबार आप चले जाओ, आपको जो भी आपका जो इष्ट देव है। और मैंने कभी हेडेक नहीं लिया, बस मुझे पता था कि मैं कर लूंगा। आपको जो है अपने पे भरोसा होना चाहिए कि यस, जब मैंने इस पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी एम के लिए मैंने स्टेप उठाया है और मैं ही उसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हमको फिर डरने की जरूरत ही नहीं। कोई फेल्यूर वाली बात ही नहीं यार। हमको करना है तो हम ही करेंगे। और इंजॉय करिए, हर एक चीज में इंजॉय करिए। कई बार जैसे आपको घर में क्या होता है कि घर में पेरेंट्स या फिर कोई आपके फ्रेंड आपको कोई काम असाइन कर दिया, आपके पसंद का नहीं है, आप क्या करते हो, या तो आधे मन से करोगे या नहीं करोगे, डिनाई कर दोगे। मैं हर काम को दिल से करता था। अब मैं जहां भी गया मैं जूनियर था, बालको में भी जूनियर, एनआईटी में भी जूनियर, अभी जहां हूँ वहां भी जूनियर। तो मुझे जो है अक्सर काम मिलते रहते हैं। तो मेरे पास 2 चॉइसेस, या तो मैं गुस्सा हो जाऊं या फिर ना करूं, या उसको करूं। तो मेरे पास जो चॉइस है वो करने का रहता है। तो मैं उसको खुश होकर करता हूँ। और खुश होकर करने में क्या होता है कि आप उसमें अपना बेस्ट दे पाते हैं। और जब बेस्ट दे पाते हैं तो आप उसको एंजॉय करते हैं। ठीक इसी तरह जैसे आप कुछ भी आपका एम है ना, आप जब उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे तो आपके पास चल के आएगी। आपका बस वही ध्यान होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हर जगह। आपको बस वही दिखना चाहिए। और फेल्यूर तो होना ही चाहिए। अगर आपके लाइफ में फेल्यूर नहीं है तो आप बिल्कुल सक्सेस हो ही नहीं सकते, चाहे किसी फील्ड में। आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप ऐसे प्रोफेशनल हो, आपको फेल्यूर लाइफ में होना ही चाहिए। वो एक रियल सक्सेस है। आपको जो है उसका जो टेस्ट बढ़ा देता है वो। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, एक और सवाल है हमारे यूट्यूब व्यूअर की तरफ से। उनका ये कहना है कि आपने बताया कि आप जहाँ पढ़ते थे, आपने जहाँ से यूजी करा, आप आगे आपका ड्रीम था कि आप वहीं वहां ही पे टीचर बनना चाहते हैं। तो ये आपने डिसाइड कैसे किया? मतलब इस फैक्टर पे आपका माइंडसेट पहुंचा कैसे? बहुत ही अच्छा सवाल है जी। इसके लिए एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा। 2 मिनट, 1 से 2 मिनट लगेगा आपको। आ, जब मैं गेट क्वालिफाई किया तो रविशंकर में हमने एक इंटरव्यू दिया। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट फेलो का निकला था। मैं किसी टीचर का नाम मेंशन यहाँ नहीं करना चाहता, ऑलरेडी बहुत लोग मेरे चिढ़े रहते हैं। शॉर्ट पीरियड में इतना कुछ आगे हो गया तो वहाँ पे मैं गया। तो उन्होंने जो जिस जिल्लत से नकारा, लताड़ा मुझे मुझे बड़ा खराब लगा। तब तक तो ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कुछ करूंगा या बनूंगा। तो वहां से निकलते निकलते एक गुस्सा जो मेरे अंदर भरा था। और क्योंकि वहां मैं अपने आप को ऐसे जीरो देखता था, मैं आई वॉज नथिंग एक्चुअली दैट टाइम। बट से एक गेट का जो है डिग्री था, सर्टिफिकेट था, क्वालिफाइंग डिग्री था, और कुछ नहीं था मेरे पास। आते आते मेरे जो जूते भी फट गए। उसको मैंने हाथ में लिया और वहां से रविशंकर के कैंपस से निकलते निकलते मैंने एक चैलेंज अपने आप से किया कि एक दिन इन जिन लोगों ने मुझे लताड़ा है मैं उनके समकक्ष खड़ा होकर दिखाऊंगा। और उस समकक्ष खड़े होने के कारण मैं सबसे पहले अपने लोकल जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, मैं पहले वहाँ टीचर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि हमारा जो राजनांदगांव है, अभी दोनों को कोरिलेट करूंगा, यहाँ से मैं स्विच कर गया सीधा रविशंकर कैंपस से। राजनांदगांव जैसे गांव, राजनांदगांव तो शहर है, नाम में गांव है, लेकिन उसके सराउंडिंग में जितने भी आप देखोगे पूरे विलेज के बच्चे आते हैं, गांव के बच्चे आते हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं, हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं। लेकिन मुझे लगता है जो मैं लेकिन देखा बच्चों में, इवन मैंने जो अपने साथ पर्सनली फील किया कि अवेयरनेस और उनको एक प्रॉपर जो गाइडलाइन अगर मिल जाए कि एक्चुअल में क्या करना है, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, व्हाई नॉट टू डू, अगर इस तरह अगर उनको कोई पता चल जाए तो वो मुझे लगता है कि बहुत कुछ कर पाएंगे या कर लेंगे।
हमारे टाइम हमको पता नहीं था कि पीजी यूजी के बाद क्या करना है। बीएससी के बाद मुझे एक ही चीज पता था, वो था एक एमएससी। बाकी मुझे कुछ ऐसा नहीं था, पता ही नहीं था, बिल्कुल हम अवेयर ही नहीं थे। तो मैंने वो एक चैलेंज के लिए लिया और मैं चाहता था कि बच्चों को वो चीज़ बताऊं, और मेरे जो बच्चे हैं वो जानते हैं, मैं ऐसा नहीं कि अभी ऐसी ऑलरेडी बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं, जो इससे जुड़े होंगे मेरे क्लास वाले। मैं उनको पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ों के बारे में ज़रूर बताता हूँ और बूस्ट करने की कोशिश भी करता हूँ कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, आप इस फील्ड में जाओ। मैं कभी नहीं बोलता कि आप ये मत करो वो मत करो, मैं सुनता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ। और मुझे सभी तरह के बच्चे जो हैं अपना ड्रीम बताते हैं कि सर हम ये करना चाहते हैं। अगर मैं हेल्प नहीं कर पाया तो मेरे पास कंसर्निंग पर्सन है, मैं उनसे कॉन्टेक्ट कर देता हूँ। तो रविशंकर का जो मैंने बात किया, तो मैंने एक इनिशिएटिव वहां से लिया कि मैं इनके समकक्ष खड़े होकर दिखलाऊंगा और इनको इनके ही फील्ड में इनका जो एक्सीलेंस है उसके बेसिस पे ही इनको एक दिन में हालांकि मैं ऐसा चैलेंज किसी के साथ, ऐसा मेरा कोई पर्सनल टर्म्स ऐसा नहीं है, खराब टर्म्स, लेकिन एक जो कुछ चीजें हैं जो आपको लग जाती हैं और जो आपको बहुत कुछ करने के लिए मोटिवेट करते हैं, बस मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक वो था कि इस फील्ड में आना है, और दूसरी बात राजनांदगांव में पर्टिकुलर मेरे कॉलेज में आने के पीछे था कि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को अगर और बेहतर अगर मिल पाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। एक और सवाल है हमारे यूट्यूब व्यूअर की तरफ से। उनका सवाल ये है कि आपके लिए सफलता के पैमाने क्या हैं? आप सफलता को किस संदर्भ में मेजर करते हैं? सफलता के पैमाने, ये जो है एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। सफलता के पैमाने ऐसा है कि मैंने जो देखा, अगर आप जिस फील्ड में हो, फिलहाल मैं फील्ड की बात इसलिए करूंगा क्योंकि उससे जो मेरे घर में जो रोटी बनती है ना, जो रोटी की गोलाई है मेरे घर में ना, उसी के कारण बनती है, मेरे प्रोफेशन के नाम से। तो मैं उस रोटी से जो है जस्टिस नहीं कर पाऊंगा अगर मैं अपने प्रोफेशन को बीच में न लाऊं, सक्सेस के बीच में। तो आप कितना खुश हो अपने प्रोफेशन से, ये मैटर नहीं करता। आप जिनके लिए हो, जो आपसे जुड़े हैं, वो आपसे कितना खुश है। जैसे आ, मेरा एक अलग से पीछे जो है मैं बैठता हूँ, केबिन है। जिस दिन कोई भी बच्चा मुझसे मिलने नहीं आता अपनी प्रॉब्लम लेकर, मुझे लगता है मेरा दिन खराब गया। हालांकि मैं अचीवमेंट्स डालते रहता हूँ फेसबुक में, मेरा ये पेपर आया, मेरा ये बुक पब्लिश हुआ है, बच्चे लोग मुझे बधाई भी देते हैं। लेकिन जब मैं कॉलेज में रहता हूँ तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप फ्री हो, आप आओ, पूछो कुछ भी, आपके साथ मैं डिस्कस करने को तैयार हूँ। 3 बजे के बाद का टाइम में यूजुअली उनको देने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई बच्चा है उनको वापस कर दिया कुछ, अगर बिजी हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं उनको कुछ कर पाऊँ और कोई बच्चा मुझे आके कुछ पूछे और मैं उनका अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, तो मुझे लगता है कि ये जो है इट्स अ बिगेस्ट सक्सेस एवर फॉर मी, आई थिंक। और दूसरी बात, खुशी, क्योंकि आप वो करेंगे दिल से तो आपको खुशी मिलेगी। सफलता के राह में आपके लिए खुशी बहुत जरूरी है। और आज के बच्चों को मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि जैसे आज के बच्चों में जो है ना, मैं अक्सर जो देखता हूँ, उन्होंने जब एंजॉय करना है तब एंजॉय नहीं कर पाते, जब एंजॉय नहीं करना है तब एंजॉय करते हैं। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए खुश हो जाते हैं। कोई भी आपने छोटा अचीवमेंट किया, जैसे आपने यूजी क्लियर कर लिया, आपने पीजी कर लिया, आप बिल्कुल एंजॉय करो, उस मोमेंट को एंजॉय करते हो कि आपने यूजी करने के लिए 3 साल दिया, 3 साल कंसिस्टेंटली दिया, आपने कितना मेहनत किया। लेकिन नहीं, हम यूजी कंप्लीट हुआ नहीं है कि हम पीएससी के लिए हमारा दिमाग दौड़ने लगता है, एमएससी के लिए दौड़ने लगता है, हम कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप उस मोमेंट को एंजॉय करो, ठीक है। एंजॉय करेंगे तो आपके साथ लाइफ में चीज आते रहेगी। जैसे मैं हर एक मोमेंट को एंजॉय करता हूँ, और अगर आपके साथ जुड़े लोग हैं, आपने सबको, वैसे तो सबको खुश नहीं रखा जा सकता, लेकिन कोशिश करें कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। सक्सेस वही है जो अपने प्रोफेशन से ऑनेस्टी रखता है। थैंक यू। थैंक यू सर। एक और सवाल है सर, नवीन जी की तरफ से सवाल आया है। व्हाट इज अ नोबल जॉब अकॉर्डिंग टू यू टीम और रिसर्च? डियर नवीन, एक्चुअली कोई जॉब नोबेल नहीं होता। जैसे आपने स्पेसिफिक मेरे प्रोफेशन के हिसाब से पूछ लिया, तो सच बोलूँ ना तो सभी जॉब नोबेल है।
मेरे लिए। मैं ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं केबिन में बैठता हूँ, अगर वो भैया मेरे केबिन को साफ ना करे तो मैं 1 या 2 दिन ही करूंगा। कचरा वहां पे फैला है पूरा, वो उसको साफ ना करे तो हम तो करेंगे नहीं, वही करेगा। अगर वो ना करे तो सोचो हमारा वो वर्क प्लेस कैसा रहेगा। आप किसी पियून को ले लो, किसी कंपाउंडर, मतलब जो बिल्कुल किसी भी तरह का आप जॉब लो, एक कचरा जो इकट्ठा करने के लिए रोज आपके गली मोहल्ले में जो लोग आते हैं, है ना, रिक्शा पकड़ के, अगर वो कचरा इकट्ठा ना करे तो हमारे घर की क्या स्थिति रहेगी, हमारा इन्वायरमेंट कैसा होगा। वो भी दिल से करते हैं अपना जॉब। तो आई थिंक ईच एंड एवरी जॉब इज नोबल। मैं सभी को नोबल मानता हूँ, क्योंकि अगर सब का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो मैं अपना दे ही नहीं पाऊंगा बेस्ट, ना रिसर्च में, नहीं टीचिंग में। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ये मेरा एक पर्सनल सवाल है सर, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो बहुत संघर्षों से भरी है सर। लेकिन सर आज का जो दौर है, महामारी का दौर है, संकट और संक्रमण काल है। बच्चों के बीच में डिजिटल डिवाइड है, देश में डिजिटल डिवाइड की बात हो रही है, गैजेट इलिटरेसी की बात हो रही है, सब तक वो संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज हम ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और एक अनिश्चितता बनी हुई है युवाओं के बीच में, चाहे वो 10th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर गेट की, यूपीएससी की, किसी भी कॉम्पिटिटिव या किसी भी संदर्भ में देखें तो इस अनिश्चितता को मानसिक रूप से हम कैसे हरा सकते हैं? जो आज ये महामारी ने हमारे बीच में जो अनिश्चितता बना कर रखी है, इसको हम मानसिक रूप से कैसे हरा सकते हैं, और खुद को मानसिक रूप से इस दौर में कैसे हम सशक्त बना सकते हैं और स्ट्रांग रख सकते हैं सर? ओके, एक्चुअल में हमारा जो मेंटेलिटी होता है ना, खास करके जो बच्चों का, मैं इतना एक्सपीरियंस जो नहीं हूँ, नहीं मेरे दाढ़ी पके हैं ना बाल पके हैं, और एकदम मैं एजेड भी नहीं हूँ कोई प्रोफेसर की तरह बहुत ही विलेज। एक ही बात बोलूँगा इस संदर्भ में कि जो इन्वायरमेंट है हमारे सराउंडिंग, हम उससे बड़े जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत जल्दी। हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, जबकि हमको पता है कि हमको क्या करना है। जैसे अगर मैं पीजी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता कि मेरा जो अभी अगले 1-2 साल का एम है, वो मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, अपने सिलेबस पे फोकस करना है, और उस सिलेबस के बेस पे मुझे आगे क्या मिलने वाला है, ठीक है, वो मुझे सब पता है। लेकिन हम जो है जो सराउंडिंग में भी चल रहा है, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक अभी दौर है, सिचुएशन है, तो हम बच्चे इवन ये इसमें कोई भी ऐसा कोई एज लिमिटेशन नहीं है, सभी बहुत डिस्टर्ब हैं इस चीज़ों को लेके। आसपास अपने लोग भी चले जा रहे हैं, कोई कभी भी किसी को कोई पॉजिटिव हो गया, कुछ भी हो रहा है। लेकिन अगर आपने इसी टाइम अपने आप को समझा लिया, कंसिस्टेंट अपने आप रह गए, अपने जो आपका जो एम है उसमें आप अगर फोकस रह गए, आपने फोकस कर पाया, तो ये जो लाइफ टाइम आपका जो है एक अचीवमेंट रहेगा। आप इतने बुरे दौर में भी अगर आप अपने आप को संभाल के रख पाते हैं, आप कंसिस्टेंट काम कर पाते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो आपको लाइफ लॉन्ग जो है काम आएगी। जैसे मैं अपना पर्सनली मैं अपना कुछ छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। पॉजिटिविटी के लिए हम यूजुअली बुक्स पढ़ते हैं, कभी कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स का जो है ये देखते हैं, जैसे माहेश्वरी साहब हैं और भी लोग हैं, है ना। तो मैं बोलता हूँ वो जो देखने से जो आती है ना, आप इसको एक्सेप्ट करो या मत करो, देखने से जो मोटिवेशन आती है वो शॉर्ट टाइम की होती है, ट्रांसिएंट, बिल्कुल जो क्षणिक होती है, जो चली जाती है कुछ समय के बाद। लेकिन अगर आप अपने आप में कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हो जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी से भरपूर रखे, जैसे एक आप डिसिप्लिन लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही या कल से ही, एक वेल डिसिप्लिन लाइफ आप जिए, आप देखिएगा आपको हर फील्ड में उसका फायदा होगा, हर फील्ड में। जैसे आपने कुछ भी हुआ, हम अभी तो सबसे मेन तो हेल्थ हो गया ना। अब हेल्थ वाली बात कहाँ से आ गई, हम भर पेट खाना खा रहे हैं, रिमोट पकड़े, टीवी के सामने बैठे 2-3 घंटा, सोने टाइम मन लगा तो सोए, या बिस्तर से पहले हम अपना मोबाइल निकाले, फिर दोस्ती यारी में रात 2-3 कैसे बजे, आपको पता है क्वालिटी टाइम ही है आपको का।
वो आप बिल्कुल क्वालिटी टाइम उस पर स्पेंड नहीं कर रहे हो, ना आप टीवी में ना फ्रेंड्स के साथ चैटिंग में, कुछ भी नहीं, बट स्टिल यू आर इंजॉइंग। और वो इंजॉय के चक्कर में आपका क्या बिगड़ता है, हेल्थ। मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता कि जब बोलते हैं ना कि इतने साल का जो है यंग स्टर जो है वो चले गए, कोरोना में हार्ट अटैक आ गया, ये हमने बिगाड़ के रखा है। आप अपने आप को ऐसा रखें, कम से कम आप अपनी मन की संतुष्टि के लिए ये सब करना स्टार्ट करें, जिसके आपको अंदर से पॉजिटिव किया। आप एक बार डिसिप्लिन बाय जीके को देखें। सुबह आप ताजी हवा लेने की कोशिश करें, सुबह कम से कम कुछ नहीं तो आधे घंटे, 20 मिनट, 15 मिनट कम से कम टहले या दौड़े। कुछ एक आप छत में ही कर लें वो चीज, कोई बड़ी बात नहीं। और उस टाइम आपको लग रहा है कि कुछ देखना है या पढ़ना है, उस टाइम आप उसको कोरिलेट, दोनों को एक साथ जोड़ के देख लीजिए। आपने पॉजिटिविटी अंदर से बाहर से खुद से ग्रहण किया है, आपको कोई दिया नहीं, वो आपने खुद से क्रिएट किया जो आपको पॉजिटिव रखता है। ठीक है, पॉजिटिव आप रहेंगे, वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। और आपको 2-3 दिन खराब लगेगा, मॉर्निंग वॉक जाना, सुबह उठना, ये सब डिसिप्लिन लाइफ में जीना, लेकिन आपकी वो हैबिट हो जाएगी, एक बार आपका नशा हो जाएगा। और जब नशा हो जाएगा तो फिर आप उसके साथ जितने भी पॉजिटिविटी चीजें ऑटोमेटिक वो जुड़ती जाएगी। आप पॉजिटिविटी को बाहर से अगर अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं आ सकती। पॉजिटिविटी को आप अंदर से जो है बाहर लाने की कोशिश करें तो वो आपको जो है हमेशा और इटरनली आपको काम आएगा। कई बार आप डिस्ट्रैक्ट भी होंगे तो आपका अंदर का पॉजिटिविटी आपको कभी भी नीचे गिरने नहीं देगा, आपको वो कभी भी निगेटिव होने नहीं देगा। तो इस तरह से एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की कोशिश कीजिए आप। थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक सवाल हमारे बीच के मेंबर ने पूछा, मैं अपना वर्बली आपसे पूछता हूँ। प्रशांत जी ने पूछा है, बिफोर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, अकॉर्डिंग टू यू, हु इज ग्रेजुएट इन रियल सेंस? Who is graduate in real sense? Before, please repeat the question. Yes sir, yes. Before graduation and after completion of graduation, according to you, who is graduate in real sense? Okay. देखिए, शिक्षा का कोई एक पैमाना नहीं है प्रशांत, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, शिक्षा का एक पैमाना नहीं है, बस ये डिग्री बना दी गई है कि आप ये कर पाएंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप ये कर पाएंगे तो आपका मेंटल स्टेट, आपका मेंटल लेवल यहाँ तक है और आप यहाँ तक जा सकते हैं। वो एक पैमाना लोगों ने फिक्स किया, ठीक है। और इसको हम डायरेक्टली अगर डिग्री के टर्म्स में, उसको सेंस में अगर उसको ना जोड़ के देखें, उसको हम सिर्फ मेंटल स्टेटस या मेंटल सेटअप के टर्म्स में अगर उसको देखें, तो आप लोग देखते हैं अपने सराउंडिंग में कई ऐसे इलिटरेट लोग होते हैं जिनके आइडियाज इतने अवसम होते हैं कि उनके सामने जो अच्छे अच्छे पढ़ने वालों का जो है